तो हेलो बच्चों, चलिए आइए। तो आज के क्लास में हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं और कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल कल के एग्ज़ाम में जैसे कि हर जो भी पेपर हो रहा है उसका मैं अब यहाँ पर करा रहा हूँ सब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी में से आप लोग जाकर पीछे मिला सकते हैं, ठीक है ना, या जो भी पढ़ा होगा उसको तो याद ही होगा। तो चलिए आज के क्लास में भी कुछ क्वेश्चन को कर लिया जाए ताकि कल के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मज़ेदार हो। और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पेपर लिख रहे हैं और बहुत अच्छा नंबर आप लोग का आएगा, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्यवहार चिकित्सा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन मैं नहीं यहाँ पर लेकर आया हूँ, केवल आंसर है। क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा, ध्यान से सुनना है और आंसर बिल्कुल सटीक में समझाऊँगा। व्यवहार चिकित्सा क्या है? तो ये व्यवहार चिकित्सा को परामर्श भी कहा जाता है। बात करते हैं व्यवहार चिकित्सा का कहल जाला परामर्श। थोड़ी सी अपनी भाषा को भी यहाँ पर यूज कर देते हैं, तो हो तो नहीं रहा फिर भी कर देते हैं। व्यवहार चिकित्सा को परामर्श कहल जाला। और चिकित्सा के आधार का होला तो अनुबंध का नियम या सिद्धांत, ठीक है ना। चिकित्सा के आधार का होला सिद्धांत या सिद्धांत, ठीक है ना। या मतलब चिकित्सा जो है, चिकित्सा पद्धति की मान्यता का कि रोगी दोषपूर्ण संयोजन करे, पैटर्न को सीख ले, ठीक है ना। कि मेरे रोगी जो है किसी न किसी पे एक पैटर्न को सीख ले, जो भी पैटर्न है उसे सीख ले, ठीक है ना। पहले कोनो न कोनो पुनर्विलित होकर संपोषित होता रहे। तो इस चिकित्सा के अर्थ का बा, इस चिकित्सा के उद्देश्य का बा, हाँ, तो किसी न किसी पैटर्न को समझना, ठीक है ना। व्यवहार चिकित्सा में अर्थ है किसी न किसी पैटर्न को सिखा देना, ठीक है ना। ये व्यवहार चिकित्सा कहलाता है, जिससे वो व्यक्ति आगे बढ़ सके, वो व्यक्ति कर सके, ठीक है ना। व्यवहार चिकित्सा का अर्थ होता है। दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है? तो ये संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के बारे में बताएं हम आपको। चलिए हिंदी में बोलते हैं, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का उद्देश्य बताएं। ये क्या होता है? व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित करना होता है। व्यक्ति को नकारात्मक और अविवेकी विचार के स्थान पर सकारात्मक और विवेकी, देखिए इसमें होता क्या, संज्ञानात्मक चिकित्सा में क्या होता है कि व्यक्ति को निगेटिव सोर्स से, निगेटिव बात से, नकारात्मक बातों से, निगेटिव सोर्सों से दूर रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव ना हो। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा किसे कहते हैं? जब आदमी डिप्रेशन में जाता है ना, या शरीर पर कुछ होता है तो बहुत सारे शरीर में समस्याएं होती है, तो यही होता है कारण। उसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एक खुले माहौल में रखा जाता है जहाँ पर बिल्कुल थोड़ी शांति हो, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का जगह हो, और उस व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित करना होता है। उस व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित किया जाता है। जो व्यक्ति के नकारात्मक या अविवेकी विचार है, गलत विचार, नकारात्मक विचार, उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसे दूर कर दिया जाता है ना। और उसके अंदर सकारात्मक, सविवेक विचार, ये सब चीज़ें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ला दिया जाता है, ठीक है ना। इसके 3 चरण होते हैं, ये 3 चरण में आते हैं। पहला बात किया जाए, देखिए यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। तो 3 चरण कौन कौन से? मूल्यांकन, दबाव और न्यूनीकरण। मूल्यांकन, दबाव और न्यूनीकरण, ठीक है ना। इसी का अनुप्रयोग करके अनुवर्ती कार्रवाई किया जाता है, ठीक है ना। मूल्यांकन के अंतर्गत समस्या की प्रकृति पर परिचर्चा करके मतलब उस व्यक्ति को ठीक किया जाता है। जैसे विश्रांति, आत्मानुदान, ये सब सारी चीज़ को सिखाना होता है कि कैसे जीवन से लड़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी चीज़ों को सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनोवृत्ति के स्वरूप का वर्णन करें। मनोवृत्ति के स्वरूप, देखिए मनोवृत्ति की बात किया जाए तो मनोवृत्ति को आम भाषा में अभिवृत्ति भी कहा जाता है। मनोवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तो मनोवृत्ति को हमने के आम भाषा में अभिवृत्ति भी कहनी जा। और एक काम का बा तो हमने के जो जीवन बा, रोज के जीवन, रोजमर्रा के जीवन, ठीक है ना, दिन फिर रात प्रतिदिन, ठीक है, या कहल जाओ तो मानसिक प्रतिछाया, यह तस्वीर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के समूह, वस्तु या परिस्थिति, घटना आदि के प्रति
व्यक्ति के अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है। मतलब हमें सोचने की समझ देता है कि हमें मतलब क्या है सही, क्या है गलत, क्या है, इन सब सारे चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है ना। इसे मनोवृत्ति या अभिवृत्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक है ना। आगे समझ में ना, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहा जाता है। ओके। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर की पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? देखिए, पूर्वाग्रह का बात किया जाए तो पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पूर्ण निर्णय लेना। किसी भी कोई भी काम हो, काम जैसा भी हो, ठीक है। पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? पूर्ण निर्णय लेना, मतलब अंतिम निर्णय। जैसे अंतिम प्रहार है, उसी तरह अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय हम लोग क्या लेने वाले हैं, ये आपका होता है पूर्वाग्रह। अंतिम निर्णय क्या होगा, ठीक है ना। इस प्रकार पूर्वाग्रह जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है कि किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के विपक्ष में पूरी तरह की जानकारी किए बिना किसी न किसी प्रकार के विचार कर लिया जाता है। ठीक है ना। यानी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में पुनः विचार किए बिना कोई विचार किए, बिना कोई सोचे कोई अंतिम निर्णय ले लिया जाता है। उसे हम लोग पूर्वाग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक बुद्धि या IQ से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, IQ को हिंदी में संज्ञानात्मक बुद्धि कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि IQ क्या है। ठीक है ना। देखिए, IQ की बात किया जाए तो संप्रत्यय की व्याख्या सर्वप्रथम 2 अमेरिकी वैज्ञानिक ने, सैलवे और मेयर, 1990 में IQ की मतलब नाम लिया, IQ के बारे में बताया 1990 में। ठीक है ना। सैलवे तथा मेयर। ठीक है। हालांकि इस पद को विस्तृत करने के श्रेय प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, डेनियल गोलमैन को जाता है। डेनियल गोलमैन। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इसका विस्तार किया, इसको फैलाया, इसके बारे में बताया। इन्होंने संज्ञानात्मक बुद्धि की परिभाषा देते हुए कहा, IQ की परिभाषा देते कि IQ से क्या मतलब कि किसी व्यक्ति की तथा दूसरे व्यक्ति के मनोभाव को समझना। IQ का अर्थ होता है कि अपना या किसी और व्यक्ति के मनोभाव, मनोदृष्टि को समझना। ये आपका IQ लेवल कहलाता है। क्या हम किसी व्यक्ति को कितना पकड़ सकते हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, ये बात कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सारे चीज़ को समझना, इस सारे चीज़ पर काम करना, नियंत्रण करना, अपने उद्देश्य के प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना होता है। मतलब क्या इन लोगों का कहना है, संज्ञानात्मक बुद्धि हमारी सफलता का 80% भाग निर्धारित करती है। यानी जो हमारी IQ लेवल है ना, ये हमें सफल बनाने में 80% तक कार्यरत है, 80% तक लाभ है। ठीक है ना। 80% तक लाभ हम मिलता है IQ लेवल से। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ का गेस होता है ना, गेस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अभी आप लोग को बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब क्या, ये भी एक IQ लेवल के ही अंतर्गत आएगा। जैसे कि मुझे ये लग रहा है, मैं गेस कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। IQ लेवल के संबंधित है, IQ लेवल से इसे हम लोग जोड़ेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। आया समझ में। आगे बात करते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की। अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता क्या है? तो ये किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को क्या कहते हैं हम लोग? अभिक्षमता कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहते हैं। अभिक्षमता विशेषताओं का एक संयोजन है। अभिक्षमता क्या है? विशेषताओं का एक संयोजन है। बहुत सारी विशेषताओं के एक संयोजन को अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है ना। जो व्यक्ति या प्रशिक्षण के उपरांत किसी विशेष क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल की क्षमता को प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति के विशेष क्षेत्र का ज्ञान, उसके अभिक्षमता, उसके कौशल को प्रदर्शित करता है,
जैसे यदि हम गणित के विषय की समस्या देखिए लिखे कि जैसे गणित के विषय की समस्या को ढूंढने में हम किसी गणित के जानकार व्यक्ति से सहायता लेते हैं, लेकिन किसी कविता की कठिनाई होती है तो उसके लिए हम हिंदी के जानकार व्यक्ति से सहायता लेते हैं। इसी तरह स्कूटर में की कोई समस्या होती है तो स्कूटर मैकेनिक के पास में जाते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, आविक्षमता। मतलब क्या, हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई काम करने का एक क्षमता होता है, एक लेवल होता है, ठीक है ना, कि कौन सा काम करते, जैसे हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक से अधिक काम को कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी भी काम में एक्सपर्ट होना उसका अभिक्षमता कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्ति तत्व प्रकार में अंतर बताएं। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्ति तत्व के प्रकार। देखिए युंग एक मनोवैज्ञानिक थे। युंग ने व्यक्ति तत्व का वर्गीकरण के व्यवहार पर प्रवृत्ति के आधार पर 2 प्रकारों में इसे बांटी थी, ठीक है ना। क्या किया कि अंतर्मुखी और बाह्यमुखी को 2 आधार पर बांटा गया, ठीक है ना। पहला आधार को कहा कि क्या कहा गया कि युंग ने बताया कि युंग का अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति एकांत प्रिय आदर्शवाद विचार के होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं ना, वह एकांत में रहना पसंद करेंगे और उनका जो विचार होता है वह आदर्शवादी होता है। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो समाज प्रिय होते हैं, यथार्थवादी व्यक्ति कहलाते हैं। समाज प्रिय और यथार्थवादी मतलब समाज में उनकी काफ़ी ज़्यादा जान पहचान रहेगी, ठीक है ना। दूसरा क्या अंतर है कि अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मगत दृष्टिकोण वाले होते हैं, आत्मगत दृष्टिकोण वाले होते हैं, लेकिन व्यवहार कुशल नहीं होते हैं, उनमें व्यवहार कुशल नहीं होता है। जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति वस्तुगत दृष्टिकोण के जानने वाले होते हैं, ये व्यवहार कुशल। समाज में रहने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, लेकिन समाज में नहीं रहने वाला व्यक्ति वह व्यवहार कुशल नहीं होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल्डन के अनुसार व्यक्ति तत्व के प्रकार का वर्णन करें। सेल्डन के अनुसार व्यक्ति तत्व क्या होता है। तो ये सेल्डन के अनुसार व्यक्ति तत्व क्या होता है, प्रतिपादन व्यक्ति तत्व के प्रारूप सर्वविदित होते हैं, ठीक है ना। और शरीर की जो आकृति है, बनावट है, स्वभाव है, वो सेल्डन के अनुसार गोलाकृति, आकृति, लंबाकृति, ये सब अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के रूप का बनावट हो सकता है। कोई व्यक्ति लंबा होता है, कोई लंबा गोल मतलब गोलाकृति, ये सारे ये व्यक्ति के बनावट है, उनके आधार का बनावट है, अनाथ, ठीक है ना। गोलाकृति प्ररूप वाले व्यक्ति गोल मोटोल होते हैं, मृदुल जैसे गोल मोटोल होता है ना, गोल मोटोल जैसे गणपति। स्वभाव से लोग स्थिर और सामाजिक मिलनसार होते हैं, ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं। आयताकृति के प्रारूप की बात किया जाए तो ये मजबूत पेशी वाले होते हैं, लंबे आयताकार लंबे होते हैं, बड़े शरीर वाले, मजबूत पेशी वाले एवं सुगठित शरीर वाले, इनका शरीर गठित होता है। लंबाकृति की बात किया जाए तो ऐसे व्यक्ति पतले होते हैं, लंबे होते हैं, सुकुमार होते हैं, सुंदर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले, कलात्मक और अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है ना। ये आपके सेल्डन के अनुसार व्यक्तियों की चर्चा है, बुद्धि है, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन को समझे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषता को लिखे। प्राथमिक समूह की क्या विशेषता है, देखिए यहाँ पर लिखे प्राथमिक समूह की विशेषता। प्राथमिक समूह में मुखोन्नत अंतः क्रियाएं होती है, पहला विशेषता है, ठीक है। दूसरा सदस्यों में घनिष्ठ शारीरिक समप्य होता है, मतलब शारीरिक घनिष्ठता होती है। इसमें उत्साहपूर्वक सान्वेगिक बंधन पाया जाता है, इसमें उत्साहपूर्वक सान्वेगिक बंधन को पाया जाता है, ठीक है ना। सान्वेगिक बंधन पाया जाता है इसमें, ठीक है। 10 नंबर क्या है कि औपचारिक समूह एवं अनौपचारिक समूह में विभेद करें, अंतर बताएं। औपचारिक समूह, अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक समूह, ठीक है ना। औपचारिक समूह और अनौपचारिक, ठीक है ना, में अंतर बताना है। देखिए औपचारिक समूह क्या होता है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह एक मात्रा से भिन्न होते हैं, जिस मात्रा में समूह के प्रकार स्पष्ट यानी औपचारिक रूप से घोषित किया जाए। एक
औपचारिक समूह जिसे किसी कार्यकाल में संगठित प्रक्रिया स्पष्ट से घोषित होता है। समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाले भूमिकाएं स्पष्ट रूप से घोषित होती है। और औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक समूह के आधार एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। औपचारिक समूह का निर्माण कुछ विशिष्ट नियम विधि के अनुसार किया जाता है। उसमें सदस्य सुनिश्चित होते हैं, उनकी भूमिकाएं होती है कि मतलब ये व्यक्ति ये काम करेंगे, वो व्यक्ति वे काम करेंगे, इनकी क्या भूमिकाएं है, कौन सी भूमिकाएं है, लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी एक निश्चित भूमिकाएं होती है, ठीक है ना। औपचारिक समूह के मानकों का एक समुच्चय होता है जो व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होता है। कोई भी विश्वविद्यालय या अनौपचारिक समूह का उदाहरण है। जैसे विश्वविद्यालय की बात करें तो औपचारिक समूह का उदाहरण है, ठीक है ना। तो उससे अनौपचारिक समूह की बात किया जाए ना तो ये निर्माण या विधि पर आधारित नहीं होता है, इसका कोई नियम नहीं है, आज मन तक किया जाए नहीं तो छोड़ा जाए, ठीक है ना, अपना मन का होता है इसमें। अनौपचारिक में मतलब समझ लीजिए ना कि औपचारिक मतलब क्या, नियम कानून के साथ में चलना। अनौपचारिक का मतलब होता है अपना मन का, अपने मन से कोई भी काम को करना, अपना मन से चलना, ये आपका क्या होता है, अनौपचारिक होता है, ठीक है ना, अनौपचारिक समूह होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार पर शोरगुल के प्रभाव का वर्णन करें, कि व्यवहार पर शोरगुल क्या होता है, ठीक है ना, मानव व्यवहार पर शोरगुल के प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। चलिए करते हैं चर्चा। देखिए मानव व्यवहार पर शोरगुल के बारे में बताया जाए, हम देखिए बता रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक। तो मानव व्यवहार पर शोरगुल यानी कि जब हाला गुला होता है, हाला होता है तेज, ठीक है ना, लोग चिल्लाते हैं, तो उसका जैसे हम शांति से बैठे हैं तो भाई कोई आकर चिल्लाएगा, तो इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर क्या पड़ेगा, भला ये तो है कि इसका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा। तो देखिए जब कभी भी शोरगुल का आरंभ होता है तो एक साधारणता मतलब कहा जाए तो एक स्वाभाविक चिड़चिड़ापन, शब्द ग्रहण की क्षमता, मतलब कितना हम सह सकते हैं, कार्य निष्पादन में विलंब, कार्य को करने में विलंब, त्रुटियां, सीखने की अभिरुचि की क्षीण, ध्यान में अवरोध, ये आदि सब अवांछनीय लक्षण इसके प्रस्तुत है, मिलते हैं, ठीक है ना, ये शोरगुल के, ठीक है। शोरगुल के कारण मनुष्य जल्दी थक जाता है। जब हाला गुला होगा ना तो काम करने का मन नहीं करेगा, जल्दी थक जाएंगे और उससे स्वयं में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। यानी जब कभी भी हम लोग हाला करते हैं, हाला गुला करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि एक हम ऊर्जा की कमी होने लगती है, ठीक है ना, ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है, हम अपने को बहुत ही ज़्यादा असहाय समझते हैं, ठीक है, नींद आने लगेगा, आपको किसी के साथ झगड़ा हो जाए, टेंशन हो जाए तो अक्सर देखा जाता है व्यक्तियों को नींद आने लगती है, चिंता होने लगता है, चिंता में नींद आती है, टेंशन में नींद आने लगता है, क्रोध को प्रकट करना, प्रिय, ये सारे क्रियाएं जो है होने लगती है, ठीक है ना, ये सारे क्रिया शोरगुल के कारण ये सारे प्रक्रियाएं होने लगती है, ठीक है ना। शोरगुल के कुछ मतलब प्रभाव बताते हैं, जैसे चिल्लाना, नारे लगाना, भाषण के मध्य तालियां की गड़गड़ाहट, तालियां बजाना, ये डीजे बजाना, फिर ये साउंड होता है जो चोंगा होता है उसे बजाना, ये शोरगुल के प्रमुख प्रभाव है, ठीक है ना। ये सारे क्रियाएं है शोरगुल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सक्षतार तथा प्रमुख अवस्थाओं को लिखें। सक्षतार तथा प्रमुख अवस्थाओं को लिखें। सक्षतार या प्रमुख अवस्था क्या है। सक्षतार का उद्देश्य है, सक्षतार का उद्देश्य चाहे जो भी हो इसके आधारभूत 3 अवस्था विभाजित किया जाता है, जिसे प्रारंभ, मुख्य भाग और समापन कहा जाता है। कोई भी सक्षतार का शुरुआती और मुख्य भाग, मेन भाग, और उसका अंततः समापन, ठीक है ना। सक्षतार के प्रारंभ में 2 संप्रेषकों के बीच सौहार्द स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सक्षतार देने वाला आराम की स्थिति में आ जाए। इस अवस्था में सक्षतारकर्ता बातचीत शुरू करता है।
शिक्षा का मुख्य भाग होता है प्रक्रिया केंद्र, कितने प्रक्रिया के द्वारा ये गुजरता है, ठीक है ना। शिक्षार्थी अपने समापन आगे के जाने वाले कदम पर चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो शिक्षार्थ होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मुख्य कारण था, ठीक है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से पढ़कर इस पर आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए, ठीक है। हम रहने देते इतना ही, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, आप पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। और हो सके तो क्वेश्चन बैंक आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिएगा। कम से कम 2010, 11, 12, 13 और 14 इतना सेट को जरूर देखिएगा। और हो सके तो 18, 19 को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आ जाइएगा एग्जाम देने, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव देखकर ही जाइएगा पूरा, ठीक है ना। चलिए।